नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और यह जो घटना है ये हमारे साथ हुई थी जब हम 9वीं कक्षा में पढ़ा करते थे। ये उस रोज की घटना है जब हम कुछ दोस्त खेलने चले गए थे। दरअसल हम गांव के आसपास ही किसी खेत में या किसी स्कूल के ग्राउंड में जाकर कोई भी खेल खेल लेते थे। लेकिन एक रोज कुछ लड़कों ने हमें बताया कि उन्होंने एक नई जगह खोज निकाली है जो कि खेलने के लिए बहुत अच्छी और शान भी है। तो उसी के अगले रविवार हम साइकिल लेकर सारे दोस्त वहां खेलने चल गए थे। अब सुबह सुबह हम 10 या 11 बजे वहां पहुंच गए थे, लेकिन घंटे भर में ही हम सभी वहां बहुत ज्यादा थक गए थे। एक तो वो जगह बहुत ही ज्यादा वीरान थी और खुली जगह होने से तेज धूप के कारण गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। हमारे पास जो पानी था वो भी खत्म हो चुका था, तेज धूप थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अब आगे क्या करें। तो हम वही एक जगह पर एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए। अब हम में से एक लड़का था कुलदीप। उसका कहना था कि ये जगह बहुत ही अजीब है, लेकिन अजीब होने के साथ साथ वो जगह हम में कुतूहल भी पैदा कर रहे थे, क्योंकि हमारे गांव के आसपास होते हुए भी हमें उसके बारे में इतना पता ही नहीं था। कुछ दोस्त थे, वो घर वापस जाने के बारे में बात कर रहे थे। वो थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। थोड़ी बहुत भूख भी लग रही थी। बाकी सबका कहना था कि चलो इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अब जो मना कर रहे थे वो भी धीरे धीरे अंदर जाने को राजी हो गए और फिर हम उस जगह में घूमने निकल पड़े। वहां से आगे कुछ एक जंगल जैसा क्षेत्र था जो कि हरा भरा था और दिखने में अच्छा लग रहा था। सोचा कि शायद हमें वहां कोई नदी या कोई जंगली फल वगैरह खाने को मिल जाएंगे, और ऐसे कर हम और अंदर जाते चले गए। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद हम एक और सुनसान जगह पर पहुंचे। वो जगह भी बहुत ही खुली और सुनसान थी। वहां पर पेड़ बहुत कम थे और जो भी थे वो बहुत ही छोटे थे। वहीं पर आगे एक पुराना टूटा फूटा मकान भी था। हमने देखा कि वहां मकान के यहाँ वहां काफी सारे पत्थर रखे थे, छोटे बड़े आकार के, इसलिए हमने साइकिल वहीं पीछे पेड़ों के पास छोड़ दी और चलकर ही यह वहां टहलने लगे। पत्थरों का आकार एक समान था, मतलब सभी गोल तो नहीं थे लेकिन एक ही आकार के थे। तभी हम में से किसी ने कहा, ये तो बहुत ही अजीब जगह है। मतलब इतने सारे पत्थर यहाँ किसने रखे होंगे? देखकर तो लगता है कि काफी साल हो गए हैं। यहाँ कोई नहीं आया होगा, पता नहीं कौन रहा होगा यहाँ। तो हमें जो एक समझदार लड़का था कुलदीप, जो कि हमसे थोड़ा बड़ा भी था, उसने आसपास देखकर कहा, मुझे तो यह कोई कब्रिस्तान लगता है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। अब हम सब में एक लड़का और था जो कि बहुत ही नालायक और शरारती था। उसका नाम कपिल था और वो कुछ भी करता था। जब हम उन पत्थरों के बारे में और उस जगह के बारे में बात कर रहे थे, तब कपिल ने वहां के पत्थरों को उठाकर यहाँ वहां फेंकना शुरू कर दिया। अगर कोई पत्थर उठाया नहीं जाता तो उस पर वो पैर रखता किसी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता। अब हमने उसे रोकना चाहा, तब वो एक पत्थर के सामने बैठ गया और कहने लगा, देखो अभी मैं भूत को जगाता हूँ। हम सब उसकी उस हरकत को देखकर हैरान रह गए थे, पर वो कहाँ सुनने वाला था। वो वही एक पत्थर के सामने बैठकर कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगा कि भूत जाग जा, मुझे अपना रूप दिखा, ऐसा कुछ अजीब सा। अब उसकी ऐसी हरकतों के कारण हमने उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया और हम वहां से आगे चले गए। अब हम सबके मन में उस टूटे पुराने मकान को देखने का कुतूहल था। सभी तो नहीं थे जो कुछ डर रहे थे, वो पीछे ही रुक गए थे। हम कुछ 3-4 ही दोस्त थे जो कि मकान के पास चले गए। वो बहुत ही छोटा और साधारण सा मकान था, मतलब कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, पर काफी पुराना और टूटी फूटी हालत में था। दीवारें काली पड़ी हुई थी।
छत पर जो लकड़ियां थी वो भी खोखली हो गई थी। आधी छत टूटकर नीचे झुकी और अंदर की तरफ गिरी हुई थी और उस घर की दीवारों पर हर जगह से बेलें उगी थी जिन्होंने उस घर को घेर रखा था। जब हम उस मकान को देख रहे थे तब हम देखते देखते पीछे की ओर चले गए। हम जैसे ही पीछे पहुंचे वहां जो कुछ हमने देखा वो देख हम और भी ज्यादा चौंक गए। घर के पीछे दूर एक जगह एक छोटा सा पेड़ था। उस पेड़ को साड़ी पहनाई हुई थी। पेड़ के ऊपर किसी औरत के लंबे बाल रखे थे और उसी के आसपास वो सब सामान था जो कि एक औरत पहनती है, कंगन, झुमके, सिंदूर वगैरह। उस पेड़ को किसी औरत का आकार दिया गया था और शायद वहीं पर किसी की बलि भी दी गई थी, क्योंकि वही जमीन पर सूखे पत्तों पर काला सूखा खून भी नजर आ रहा था। वो सब देख हमें इतना तो समझ आ गया था कि ये सब कुछ हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। हाल ही के कुछ दिनों में किसी ने वहां आकर बलि दी है, तो हमें जो बड़ा था कुलदीप, उसने कहा कि ये कोई करनी का प्रकार लगता है। अब हम थोड़ा घबरा गए और हम सब ने एक दूसरे को देखा। हमने इशारों इशारों में ही वहां से निकलने का निर्णय लिया। हम बस पीछे मुड़े ही थे कि तभी वहां पर कपिल आ पहुंचा। हमारे पीछे खड़े होकर कहने लगा, अबे ये किसकी गर्लफ्रेंड है? उसने ऐसा कहा और उसके साथ मजाक करने लगा। वहां की मिट्टी उठाकर उन बालों पर डालने लगा। हम सब उस पर चिल्लाने लगे तो उसने कहा, अरे ये तो बिल्कुल संगीता जैसी दिखती है न। और वो ऐसे ही मजाक करे जा रहा था और आखिर में जैसे ही उसने उन बालों को छूने की कोशिश की, एक बहुत ही भयानक सी आवाज हमने सुनी। वो आसपास के पेड़ों से या फिर शायद उस घर से हमें सुनाई दी। अब मैं आपको बता तो नहीं सकता कि वो आवाज असल में कैसी थी, पर वो बहुत ही अजीब थी, जैसे कोई दर्द और गुस्से दोनों में चीख रहा हो। उस आवाज को सुनकर हम इतना घबरा गए कि हम वह से तेज चलते चलते भागने लगे। कुछ थोड़ा आगे जाने पर हम थोड़ा धीमे हो गए और हमने पीछे देखा क्योंकि हमें महसूस हुआ कि कपिल हमारे साथ नहीं था। हम सब ने तेजी से चलते हुए ही पीछे मुड़कर देखा तो कपिल वहीं घर के पास खड़ा था और उसके ठीक बगल में एक काली धुंधली सी परछाई खादी थी। उसे उस परछाई के बारे में पता था या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन वो उसकी तरफ ही इशारा कर रही थी। हमने वही खड़े खड़े उसे अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन वो बस हमें देखकर हंस रहा था और बड़े आराम से चल रहा था। अगले पल हमने देखा कि वो जो परछाई थी वो जमीन से उछलकर अचानक से छत पर चली गई। उसके बाद फिर वो जमीन पर आ गई और वो बार बार ऐसा कर रही थी, बार बार उछल रही थी, कभी छत पे कभी जमीन पर। और वो देखकर तो हमारा दिमाग सुन्ना सा रह गया। हम बाकी सब वो देखकर वहां से भाग खड़े हुए। कपिल तो आराम से चलकर आ रहा था। काफी दूर जाकर हम रुक गए। करीबन 10 से 15 मिनट बाद कपिल पीछे से आराम से चलते हुए हमारे पास आ गया। हम सब ने उसे बहुत गालियां दी, उससे बहुत डांट और फिर उसे साइकिल पर बिठाकर घर चले गए। तब हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अगर कपिल कुछ देर में वहां नहीं आता तो हम सीधे घर जाकर सब बताने वाले थे। पर वो सही सलामत था, उसे कुछ नहीं हुआ था। घर पहुंचते पहुंचते हमारी हालत खराब हो चुकी थी। अब दिन भर हम इस विषय पर बात कर रहे थे, लेकिन हमने घर वालों को उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर रात हो गई। रात मैं मेरे दादी के कमरे में उसके पास ही सो रहा था कि अचानक बीच रात में किसी ने जोर जोर से हमारा दरवाजा खटखटाया। उस आवाज को सुनकर मेरी हालत ही खराब हो गई थी, क्योंकि दिन भर जो मैंने देखा था उसका असर अब भी दिमाग पर था। लेकिन दादी और माँ दोनों गुस्सा हो गए थे। माँ ने गुस्से में ही दरवाजा खोला और देखा कि दरवाजे पर कपिल की माँ आई हुई थी। दरवाजा खोलते ही उन्होंने मेरे बारे में पूछा। उनकी वो आवाज सुनकर मैं खुद ही बाहर चला गया। वो तो बहुत गुस्से में थी
और गुस्से में ही मुझसे पूछने लगी कि तुम सब लोग कहाँ गए थे, क्या करने गए थे। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर अगर मैं उन्हें सब कुछ बताता कि हम दिन भर में कहाँ गए थे तो शायद मुझे भी बहुत मार पड़ती, इसलिए मैंने उनसे तब झूठ कहा कि हम वही स्कूल की ग्राउंड में हमेशा की तरह खेल रहे थे। कपिल की माँ ने थोड़ा घबराए हुई आवाज में ही मेरी माँ से कहा, कपिल एकदम से बीमार पड़ गया है, उसकी हालत बहुत ही खराब है, वो अभी कुछ देर पहले अचानक से जाग गया और चिल्लाने लगा, कुछ पूछो तो बस रोता रहता है, कहता है कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है, कभी घर के बाहर, कभी खिड़की में तो कभी घर के किसी कोने में, कभी कभी भी तो वो उसके पास बैठ जाता है और वो जो कुछ है वो उससे कहता है कि वो उसे लेने आया है और अपने साथ लेकर ही जाएगा। वह कौन है ऐसा पूछा तो कहने लगा कि वह बहुत ही भयानक है, बहुत काला है और उसकी आंखें बस मुझे घूर रही है। कपिल की मां के रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जाग गए। गांव में रातों रात हल्ला हो गया। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। उनके घर के आसपास काफी लोग जमा हो गए थे और साथ ही साथ हम सारे दोस्तों की भी नींद उड़ गई थी। हम सब दूर से ही कपिल को देख रहे थे। वो बस पागलों की तरह यहाँ वह भाग रहा था। कभी कहीं बैठ जाता, कभी उठता और फिर से भागने लगता। कभी किसी के पीछे छुपकर कहता कि वो देखो, वो वहां खड़ी है, मुझे घूर रही है। आखिरकार हम सब में जो बड़ा था कुलदीप, उसने कपिल के घर वालों को बताया कि आज हम एक नई जगह खेलने गए थे जो कि पहाड़ों के पीछे है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर, और उसने यह भी बताया कि वहाँ कपिल ने क्या क्या किया और हमने वहाँ क्या क्या देखा। वो सब सुनते ही उसके पिताजी ने तुरंत उसे गाड़ी में डाला और उसी वक्त उसे कह लेकर चले गए। उस रात हम सबको बहुत मार पड़ी। कपिल और उसके घरवाले 2-3 दिन तक घर नहीं आए थे। पता नहीं वो कहाँ गए और वहाँ क्या हो रहा था। ठीक 5 दिन बाद कपिल के घरवाले वापस आ गए। जब वो आए तो उनके साथ कपिल भी था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे चला तक नहीं जा रहा था। शरीर का पानी जैसे सूख चुका था। उसकी सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थी। आंखें बड़ी बड़ी और बाहर आई हुई थी। सर के बाल उधड़े हुए थे और उसके मुंह से बार बार लार टपक रही थी। वो किसी पैरालाइज बीमार इंसान की तरह था और यह सब कुछ उसके साथ इन 2-4 दिनों में हुआ था। जब हम कुछ दोस्त उसे देखने उसके घर गए तो उसने सिर्फ एक नजर उठाकर हमारी तरफ देखा और वो वैसा ही बेजान सा पड़ा रहा। उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसकी हालत देख हमसे आगे कुछ भी बोला नहीं गया और हम चुपचाप वहां से चले गए। उस घटना के कुछ 6-7 महीने बाद कपिल की हालत ठीक तो हो गई थी, लेकिन वो न पहले जैसे किसी से बात करता था और न ही हमारे साथ खेलने आता था। उसके शरीर में हमेशा के लिए कुछ व्यंग पैदा हो गया था। वो थोड़ा टेढ़ा चलता था और उसके दोनों पैर थोड़े अंदर की तरफ मुड़ गए थे, जिससे वो ठीक से चल नहीं पाता था। शायद उस दिन उसने मजाक मजाक में जो कुछ किया था, उस चीज ने उसे हमेशा के लिए सबक सिखाया था। हालांकि वह परछाई थी, किसी छाया की तरह थी, लेकिन वो आकृति एक पाल में गायब हो गई थी। पर मैंने उसका चेहरा साफ साफ देखा था। मैं वो चेहरा, वो आंखें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसे लड़की ने मेरी आंखों के सामने और मुझे देखते हुए अपना दम तोड़ा था। मेरा पूरा शरीर तक पसीना पसीना हो गया था और शरीर थरथराने लगा था। मेरी नींद ही उड़ गई थी। उस विचार के कारण
उस परछाई के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। उस दिन सुबह मैं थोड़ा जल्दी ही घर चला गया। जैसे ही मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला तो सबसे पहले मेरा ध्यान उसके पैरों पर चला गया। वह पायल उसके पैरों में थी, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मैं उसे वह सब बताने से डर रहा था। फिर मैं घर के अंदर गया, नाश्ता वगैरह कर कुछ खाकर सोने चला गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, इसलिए सुबह मुझे बहुत नींद आ रही थी। किसी समय नींद में मुझे फिर से वह महसूस हुआ कि मेरे आसपास वह पायल की आवाज आ रही है, लेकिन मुझे ये लगा कि मेरी पत्नी मेरे आसपास घूम रही होगी क्योंकि उसने वो पायल पहन रखी है। कुछ देर बाद मुझे अपने कानों के पास फिर से वो आवाज सुनाई दी, वो सांसों की आवाज, वही आवाज, और फिर एक स्पष्ट सी सरसराहट की आवाज, और उसी क्षण मुझे अपने चेहरे पर एक ठंडा हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैं चौंक कर उठ गया। मैंने देखा कि मैं हमारे अस्पताल के मुर्दाघर में था। मेरे चारों ओर अनगिनत लाशें थी, ठंडी बेजान खामोश सी, लेकिन वहां की शांति को महसूस कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। उन सब को देखकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे, मेरा सर घूमने लगा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक मैंने उसे अपने सामने देखा। वो वही थी, वही लड़की जिसके पैरों से मैंने पायल चुरा ली थी। वह अपना एक हाथ फैलाई खड़ी थी। वो अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा रही थी और शायद वो मुझसे कुछ मांग रही थी। शायद वही पायल। मैं घबराहट में पीछे हटने लगा और पीछे हटते हटते नीचे गिर पड़ा। मैं उससे बचने के लिए पीछे पीछे जा रहा था कि कुछ ही क्षण में उसका शरीर धुआं धुआं हो गया और मैं वह सब देखकर वहीं पार बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मेरी पत्नी मुझे जागा रही थी। मैं अपने घर के बिस्तर के पास पड़ा हुआ था। उसने मुझे पानी पिलाया और मुझे शांत किया और बताया कि मैं नींद में बहुत डरा हुआ था। नींद में ही मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे, शरीर पसीने से भीग चुका था। और तब उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन मैंने बिना कुछ बोले अपने हाथ से उसे बस शांत रहने का इशारा किया। मैं वही चुपचाप कुछ देर तक बैठा रहा और मैंने हिम्मत जुटाई तब मैं उसके पैरों की तरफ ही देख रहा था। उसे नहीं पता था कि मैं उसके पैरों की तरफ क्यों देख रहा था। थोड़ी देर शांत रहने के बाद मैंने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि मैंने उसके पैर में जो पायल है उसे नहीं खरीदा है, बल्कि मैंने उस पायल को एक मुर्दा लड़की के शरीर से चुराया है और इसलिए कल रात से मुझे बहुत ही अजीब अजीब से एहसास हो रहे हैं। मैं कुछ बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। वो लड़की मुझे बार बार दिखाई दे रही है, बार बार मुझे उसका एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी चीज मुझसे मांग रही हो। और ये सब सुनकर मेरी पत्नी ने उसी समय वह पायल निकालकर मेरे हाथ में थामा दी और मुझे कहा कि यह जिसकी है उसे वापस लौटा दो। मैं उसी शाम वापस अस्पताल चला गया। मुर्दाघर में जाकर उस लड़की के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि उसके रिश्तेदार कल सुबह ही उसके शव को लेकर गए थे। फिर मैंने उसके घर का पता लिया और सीधे उसके घर चला गया। उसे लड़की के घर जाकर मैंने उसके घर वालों को मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताया और उनसे और उस लड़की की आत्मा से माफी मांगी। तब मुझे पता चला जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन उसका जन्मदिन था और उसे वो पायल उसके पिताजी ने उपहार में दिया था और शायद इसलिए वह मेरे पीछे पड़ी थी। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं जिला रेवाड़ी, हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये बात जब की है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर हमारे खेत है। मैं हर रोज अपने खेतों की रखवाली के लिए जाता था।
एक दिन की बात है जब मैं अपने खेतों की रखवाली करने के लिए अपने घर से 8 या 9 बजे निकला था। उस दिन मेरी माँ ने मुझे रोका और बोला कि आज अमावस की रात है, आज तेरा खेतों में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। पर मैं इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। माँ के बहुत मना करने पर भी मैं नहीं माना और मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर खेतों में चला गया। मैंने खेत पहुंचकर अपनी बाइक वहीं पर खड़ी कर दी और फिर हाथ में टॉर्च लेकर खेतों के चक्कर लगाने लगा। कुछ देर बाद जब मैं अपने आखिरी खेत के पास पहुंच तो मुझे बहुत मनहूसियत से लगने लगी। ज्यादा ध्यान ना देते हुए मैं जब थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ आग सी जल रही थी। इसलिए वहां इतने अंधेरे में कौन है ये देखने में और नजदीक चला गया और तब मैंने देखा कि वहां पर 3-4 औरतें बैठी हुई थी जिनके बाल खुले थे और कुछ अजीब सी भाषा में वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने वो समझने की कोशिश की लेकिन वह समझने लायक नहीं था। कोई तंत्र मंत्र जैसा था और वो उसे बड़बड़ाते हुए अपने सर को बहुत तेज तेज घुमा रहे थे। वो देखकर मैं बहुत डर गया। बहुत ही डरावना दृश्य था वो। फिर भी मैं वही एक जगह पर छुप गया और चुपके से देखने लगा कि वो आखिरकार क्या कर रही है। मैंने अच्छे से ध्यान देकर देखा और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। शायद यह आगे का सुनने में आपको बहुत ही अजीब लगेगा या फिर आपको बहुत डर लग सकता है। इसलिए अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो आगे का पार्ट ना सुने। तो जो मैंने देखा था वो बहुत ही डरावना दृश्य था। वो देख मुझे थोड़ा उल्टी जैसा हुआ। वो सारी औरतें एक छोटे से शिशु के सर को चाकू से काट रही थी और उसका खून पी रही थी और खून पीते पीते कुछ अजीब सी भाषा में मंत्र बोल रही थी। उसी वक्त वो पास में रखे हुए एक नर्म को उस बच्चे के खून से रंग रही थी। ये सब देख मेरी हालत और भी खराब हो गई। मेरे पैर वहीं पर जम गए थे। मेरा पूरा शरीर खड़े खड़े कांपने लगा था। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि उस आग में से एक काली सी परछाई बाहर निकाल आई और ये देख मेरा सिर चकराने लगा। मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। वह बहुत ही अजीब थी और बहुत तेजी से हिल रही थी। फिर अचानक से पता नहीं कैसे लेकिन वो सारी औरतें एकदम से मुंह मोड़कर मेरी ओर देखने लगी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उनके पीछे हूँ और मैं उन्हें ही देख रहा हूँ। जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मेरा बच्चा कुछ धैर्य भी जवाब दे गया। मेरे होश उड़ गए। उनकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे द। ये मेरे डर की अंतिम सीमा थी। मैं बहुत तेजी से वहां से भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने जैसे अपनी बाइक स्टार्ट की और लड़खड़ाते हुए अपने घर चला गया। मैं जब घर पहुंचा तो मेरे माता पिता सो रहे द। उसे वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। उसी दिन पता नहीं लेकिन इतनी जल्दी समय कैसे बीत गया था या फिर मैं घंटे तक वहीं पर खड़ा था। मैं चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसे रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई। हर वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे आसपास कोई मंडरा रहा है। उस रात को देख उसे घटना से मुझे अंदर ही अंदर गहरा सदमा लगा था। फिर दिन बीतते गए। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई मेरे पीछे है और जब मैं मुड़कर देखता था तो वहां कोई नहीं होता था। मुझे रात को किसी के फुसफुसाने की आवाज भी आती थी, जैसे कोई अजीब सी भाषा में कोई मंत्र बड़बड़ा रहा है, जैसे कोई मेरे एकदम कान के पास कुछ बोल रहा है। मैं हर वक्त दारा दारा सा रहने लगा था। ऐसा लगता था कि अब मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है। लेकिन फिर भी मैंने मेरे माता पिता को कुछ नहीं बताया था। मेरे माता पिता को अब चिंता होने लगी थी।
वो मेरी हालत देखकर डरने लगे थे और फिर उनके बहुत ज्यादा पूछने पर मैंने उन्हें अपने साथ हुई वो सारी घटना बता दी। मेरी माँ और मेरे पिताजी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर गए और फिर तुरंत मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर चले गए। तांत्रिक ने मेरे ऊपर हाथ घुमाया और कुछ मंत्र बोलने लगा। फिर उन्होंने कुछ क्रिया की कुछ विधि करते हुए एक भभूत मेरे ऊपर डाल दी। उस पल अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर एकदम से हल्का हो गया है और फिर उस वक्त उस तांत्रिक ने हमें बताया कि जिन औरतों को मैंने देखा था वो इंसान नहीं थी, वो पिशाचिनी थी। मैंने उनको छुपकर देखते हुए उनकी तंत्र पूजा खंडित कर दी थी और इसलिए वो मुझ में पर गुस्सा थी। तांत्रिक ने बताया कि ये पिशाचिनी अमावस्या या होली या किसी विशेष त्योहार के दिन ही अपनी सिद्धियां प्राप्त करती हैं या फिर अपनी शक्तियों में वृद्धि करती हैं। यह शैतान को बलि देती है। ये पिशाचिनी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। और फिर तांत्रिक जी ने मुझे बताया कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो यह पिशाचिनी किसी को जीवित नहीं छोड़ती। फिर तांत्रिक बाबा ने मुझे ताबीज दिया और सख्त हिदायत दी कि इस ताबीज को 1 साल तक उतारना नहीं है। और फिर कुछ ही दिनों बाद मेरे पिताजी ने उस जगह पर हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया, उसी जगह पर जहां वो औरतें तंत्र मंत्र कर रही थी। और तब से मैं आज तक बिल्कुल ठीक हूँ। आज की कहानी भेजी है दिल्ली से नितिन जी ने। कहानी बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसी मुझे भेजी गई है। मेरा नाम नितिन है और मेरी एज 20 साल है। वैसे तो मैं दिल्ली का हूँ, लेकिन हमारा एक घर जम्मू में भी है और मैं बहुत बार छुट्टियाँ मनाने के लिए वहाँ चला जाया करता था। हमारा घर जम्मू के ऋषि डिस्ट्रिक्ट में था। बचपन से ही भूत प्रेतों के किस्से सुनते आया था, लेकिन मैं भूतों पर यकीन बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन उस रात जो हुआ उसके बाद से मुझे इन सब चीजों पर पक्का यकीन हो गया है। यह साल 2018 की बात है और जहां यह सब कुछ हुआ वह रास्ता पुणे से भंबाला के बीच का रास्ता था। जहां मैं रहता था वहां पास में ही एक बहुत पुराना पुल हुआ करता था। वैसे तो वो पुल बिल्कुल सुनसान ही रहता था, लेकिन वहां के लोग अक्सर वहां किसी के नजर आने की बात करा करते थे। वह पुल कर्व शेप में था और उस पर लाइट भी नहीं लगी हुई थी, जिसकी वजह से उस पर बहुत अंधेरा रहता था। पुल के ठीक बगल में एक नदी हुआ करती थी। रात में पुल पर अंधेरा ही रहता था, लेकिन लोग बताते कि अक्सर रात में पुल के ऊपर से आती हुई बसेस और कार को कोई लाइट दिखाकर उनको दूसरी तरफ जाने का इशारा करता, उस तरफ जिस तरफ नदी थी, और अंधेरे में उसे तरफ जाते हुए वह नदी में गिर जाते थे। बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। जिन लोगों को उसके बारे में पता था वह तो बच जाते, लेकिन अनजान लोग एक्सीडेंट करवा बैठते थे। फिर एक रात 11 बजे मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उस पुल से निकल रहा था अपने एक दोस्त के घर जाने के लिए। मेरा वह दोस्त घर पर अकेला था। जब हम उस पुल के पास पहुंचे तो हमें अचानक से डर लगने लगा और साथ ही एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई बिल्ली रो रही हो। मैं इन सब चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, इसलिए मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया और अपनी कार ड्राइव करता रहा। लेकिन फिर जब हम जैसे ही पुल पर चढ़ने वाले थे, मेरी कार बंद हो गई। उस वक्त मुझे पहली बार अपनी लाइफ में डर महसूस हो रहा था। हम कार से बाहर निकले चेक करने के लिए, तो मेरे दोस्त वापस चलने के लिए बोलने लगे। वह लोग इन सब चीजों को बहुत मानते थे, लेकिन मैं नहीं माना। हम बस वहीं खड़े बातें ही कर रहे थे कि एक लड़की के हल्के हल्के से रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर तो मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। हम जल्दी से कार में बैठे और फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे और लकीली इस बार कार स्टार्ट भी हो गई।
मैंने जल्दी से कार को रिवर्स किया और वापस अपने घर जाने लगे। कुछ ही देर बाद हम घर पहुंच गए सही सलामत। लेकिन तभी मेरे उस फ्रेंड की कॉल आई जिसके घर हम जा रहे थे। उसने कहा कि वह हमारा वेट कर रहा है और गुस्सा करने लगा कि हम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हैं। दिल में डर तो था, लेकिन फिर भी ऐसी किसी चीज पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अकेला ही अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। इस बार उस पुल के करीब जाते हुए बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे हंसी भी आ रही थी कि कैसे हम लोग इतनी सी बात पर इतना ज्यादा डर गए थे। उस वक्त मैं पुल के ऊपर से ही निकल रहा था कि मुझे सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया और वह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि वह एक लड़की थी जो कि बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर सड़क पर खड़ी थी और लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। एक बार के लिए तो मैंने सोचा भी कि शायद इसको हेल्प की जरूरत है, लेकिन फिर अगले ही पल ख्याल आया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों कोई लड़की रात में इस सुनसान पुल के ऊपर अकेली खड़ी होगी? पक्का कुछ गड़बड़ थी। मैं बिना अपनी बाइक रोके वहां से निकल गया। मैं कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि वही रोने की आवाज फिर से आने लगी। इस बार तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मन ही मन सोच रहा था कि सिर्फ अपनी जिद के चक्कर में मैं आज मारा जाऊंगा है। और कुछ ही सेकंड्स बाद मैंने फील किया कि मेरी बाइक भारी हो रही है, जैसे कि पीछे कोई बैठा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दिमाग में जैसे काम करना ही बंद कर दिया था और वह रोने की आवाज अब एक हंसी में तब्दील हो चुकी थी कि यहाँ तक कि मेरी बाइक भी अब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। वह शायद अपनी जान बचाने की डेस्परेशन ही थी कि मेरे दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ आने लगे अपनी जान बचाने के लिए। तभी मैंने देखा कि रास्ते के आसपास सरसों के खेत है। मैंने सुना था कि सरसों पवित्र होती है और वह सरसों बिल्कुल पक चुकी थी और कटने के लिए तैयार थी। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की और बहुत मुश्किल से बाइक की स्पीड थोड़ा कम हुई और स्पीड कम होते ही मैंने बाइक रास्ते के साइड में सरसों के खेत में घुसा दी। बाइक खेत में जाकर गिर गई। मैं उठा तो देखा कि वो वहां नहीं थी। वह बाहर सड़क पर ही उतर गई थी और मैं उसे बाहर सड़क पर ही खड़ा हुआ देख रहा था कि उसकी नाक बहुत लंबी थी कि आंखें ऐसी मानो दो काले गहरे गड्ढे उसका जबड़ा लटका हुआ था। यह सब देखकर तो मैं पागल ही हो गया। वह बाहर ही खड़ी थी और शायद मेरे बाहर आने का ही वेट कर रही थी। मौत अब बहुत करीब थी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो वहां से कब गई, मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आंख सीधा सुबह खुली। आंख खुलने के बाद भी वहां से जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर कुछ लोगों की मदद से मैं वहां से निकला। उस रात के बाद कई दिनों तक मैं बीमार रहा। आज भी उस रात के बारे में याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑलमोस्ट हर एक कहानी में जहाँ भी लोगों को यह चुड़ैल नजर आती है, यह हमेशा एक नई नवेली दुल्हन के कपड़े ही पहने हुए मिलती है। मेरे एक दोस्त अर्पण कुमार, जिनको इन सब चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज है, वह बताते हैं कि यह चुड़ैलें जब भी शिकार पर निकलती हैं तो ऐसे ही दुल्हन का रूप लेकर निकलती हैं और शिकार को या तो यह मार देती हैं या फिर उनको कैद कर लेती हैं। और यह चुड़ैल अकेली नहीं होती हैं, इनके पूरे के पूरे ग्रुप होते हैं। कई बार यह अपनी मर्जी से आती हैं तो कई बार इनको किसी खास मकसद से भेजा जाता है। मैंने इन चुड़ैल के बारे में जितने भी किस्से सुने हैं वह सब ऐसी जगहों के ही हैं जहां आसपास जंगल या फिर पहाड़ होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि जंगलों में यह बिना किसी की नजर में आए आसानी से छुप सकती हैं। हरे भरे जंगल और पहाड़ देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी इन खूबसूरत गहराइयों में ना जाने कैसे कैसे डरावनी राज छुपे हुए हैं। सच्चाई क्या है यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चुड़ैलें होती हैं, यह बात पक्की है। और आपको
आपको भी अगर रात में किसी सुनसान रास्ते पर कोई सुंदर लड़की खड़ी दिखाई दे तो खुश मत होना, क्योंकि हो सकता है वह आपका ही शिकार करने आई हो। अगर इस कहानी को लेकर आपके कुछ सवाल हैं तो आप अपने सवाल नितिन से नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने गणेश नाम के लड़के और उसके पिताजी के साथ एक छोटे से गांव के बस स्टैंड आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने गणेश नाम के लड़के और उसके पिताजी के साथ एक छोटे से गांव के बस स्टैंड में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग की कभी हिम्मत नहीं हो पाएगी। एक बस स्टैंड में रात बेरात ऐसे ही अकेले पहुंच जाए। दरअसल यह घटना आज से 9 साल पहले उनके साथ एक साथ घटी थी। दरअसल गणेश अपने पिताजी के साथ जलगांव के पास के एक छोटे से गांव में बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहा था। घर में माताजी भी थी और भी परिवार के लोग थे, लेकिन गणेश अपने पिताजी के बहुत करीब था। जब कभी भी मौका मिलता था गणेश अपने पिताजी के साथ उनके दफ्तर जरूर जाया करता था। पूरा दिन भर का समय वहां पर स्पेंड करता था और शाम को जब पिताजी दफ्तर से छुट्टी लेते थे तो गणेश भी उनके साथ साथ घर आया करता था। जो गणेश के पिताजी का जो दफ्तर था ना, वह इनके गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। यह एक बहुत ही छोटा गांव था जहां यह लोग रहते थे, और जहां पर इसके पिताजी काम करने जाते थे वह भी एक गांव था, लेकिन बड़ा गांव। वहां पर बस स्टैंड वगैरह सब प्रॉपर बना हुआ था। एक गवर्नमेंट दफ्तर था, वहां एक क्लर्क की नौकरी किया करते थे। ऐसा होता था कि जब कभी इसको छुट्टी मिल रही है, नियम था यह जाएगा ही जाएगा, और गर्मियों की छुट्टी में तो लगभग दैनिक का नियम था। फिर हर दूसरा दिन तो इनको पिताजी के साथ उनके दफ्तर जाना ही जाना है। तो ये जो कांड हुआ वह 2015 में इन लोगों के साथ हो गया। दोपहर का वक्त था और पिताजी के सामने कुछ ज्यादा ही काम आ गया। वह अपने काम में व्यस्त हो गए और जो बच्चा था गणेश वह बाहर जाकर खेलने लगा। फिर शाम हो गई तो अंदर आकर बैठ गया और फिर बैठे बैठे कब सो गया पता नहीं चला। पिताजी भी अपना काम करते रहे, गणेश भी बैठ सोया रहा। जब गणेश की आंख खुली तो देखा कि बहुत रात सी हो गई है और पिताजी अब तक काम कर रहे हैं। पिताजी घर नहीं जाना है क्या? चलो ना, पिताजी ने अचानक से उसके बोलने पर नोटिस किया। अरे यार, रात के 9:30 बज गए हैं, पता ही नहीं चला। मतलब नॉर्मल यह होता था कि 7 बजे तक अधिकतम से अधिकतम की बात कर रहा हूँ, यह छुट्टी लेकर अपने दफ्तर से घर के लिए निकल जाया करते थे, लेकिन आज 9:30 बज गया था। इनको कोई काम तुरंत खत्म करना था और गणेश भी बैठा सो गया था, तो समय का पता ही नहीं चल पाया। इन्होंने तुरंत सब कुछ बंद किया और बोले, चल बेटा। ये बाहर निकले। दफ्तर को जो वहां पर काम करने वाला चपरासी था उसने बैंड किया और यह अपने बच्चे को लेकर बस स्टैंड में पहुंच गए। उस समय गणेश की उम्र बहुत नहीं थी, केवल 10 साल का था। जब ये लोग इस गांव के बस स्टैंड में पहुंचे तो क्या पाए कि एक भी बस नहीं खड़ी हुई है। चारों तरफ फैला हुआ एक अजीबोगरीब सन्नाटा। 2-3 कुत्ते कहीं दूर बैठे रो रहे हैं। उनकी आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा है। गणेश और गणेश के पिता टेंशन में आ गए। अरे बस तो कुछ समझ में नहीं आ रही, और जितनी भी दुकान है साड़ी बंद हो चुकी है, तो घर कैसे जाएंगे। खड़े रहे।
आधे घंटे बीत गए, पौन घंटे बीत गए, फिर 10:15 हो गए। ना ही जाने वाला कोई ऐसा शख्स दिखा जो इनके गांव की तरफ जा रहा हो, उसे सवारी की लिफ्ट मांग ले, और ना ही कोई ट्रक या बस, कुछ भी साधन नहीं था। आसपास की होटल भी ऐसी थी कि पता नहीं क्यों आज बंद थी, और ये ना ही इतना बड़ा गांव नहीं था कि जहां पर प्रॉपर विश्राम कक्ष रहे। यहाँ इनके पहचान वाले भी कोई रहते नहीं थे। इस दफ्तर में जो कोई भी काम करने के लिए आते थे, लगभग सभी लोग बाहर के थे। एक दो महिलाएं जो यहाँ पर काम करती थी इनके पिताजी के दफ्तर में, तो लेडीज से घर पर कैसे चले जाएं, और अपने बच्चे को लेकर, या फिर डायरेक्टली ऐसे कैसे किसी के भी घर पर डायरेक्टली चले जाए कि आज हमको सोन के लिए दे दो। इनका भी कुछ रुतबा था, इनका भी कुछ ओहदा था। फिर यह लोग कुछ सोचो पाटे की क्या करना है क्या नहीं, कि उससे पहले ही गणेश के पिताजी की आंखों में कोई गाड़ी की रोशनी पड़ती है, तेज रोशनी। इन्होंने अपने हाथों से रोशनी को कवर किया और फिर देखें कि एक गाड़ी है जिसे गांव की भाषा में छोटा हाथी कहा जाता है। बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि छोटा हाथी क्या होता है। यार, एक ऐसी गाड़ी जिसमें सामान लोड किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। छोटी होती है वह छोटा ट्रक, बहुत छोटा ट्रक, उसे छोटा हाथी कहते। बहुत सारी जगह की तो इन्होंने देखा, अरे छोटा हाथी आया है। वो छोटा हाथी वालों ने खुद इनके सामने गाड़ी रोके और बोलो क्या हो गया, दोनों यहाँ पर क्यों, इतनी सुनसान जगह रात में। तो गणेश पिताजी बोलते हैं कि हमें पढ़ाड़े गांव जाना है, और बात ये है कि साड़ी बसेस बैंड हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाए कैसे नहीं। अगर आप उसे तरफ जा रहे हैं तो हमें छोड़ देंगे क्या? जितना भी पैसे बनते हैं मैं आपको दे दूंगा, छोटा हाथी वाला ड्राइवर बोलता है। अरे ऐसी क्या बात है, मैं भी इस तरफ जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर पहले रुकने वाला था, 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए बैठ जाइए। यह दोनों भी उस छोटा हाथी में बैठ गए। छोटा हाथी में सिर्फ ड्राइवर ही था, वही इस गाड़ी को चलते हुए लेकर जा रहा था। सामने वाली सीट में, ड्राइवर सीट के बाजू में ही ये दोनों बैठे रहे, खिड़की की तरफ पिताजी और बीच में अपना गणेश बैठा रहा। गाड़ी चले हुए सिर्फ 2 किलोमीटर हुआ ही है, अचानक से जंगल वाला रास्ता आ चुका था। गांव में तो ज्यादा जंगल वाले रास्ते होते हैं। अचानक से गणेश के पिताजी बोलते हैं कि 2 मिनट रुकना, मुझे बाथरूम आई हुई है, सुसु जाना है। ड्राइवर ने गाड़ी रोका, एक पेड़ के पीछे की तरफ गए किया, फिर सवार हुए, फिर से गाड़ी निकाल पाड़ी, फिर 2 किलोमीटर आगे बढ़ बोलते रे रुकना, फिर से प्रेशर ए रहा है। यार पता नहीं आज क्या हुआ, पानी भी ज्यादा पिया नहीं हो कम में, फिर भी वापस से ए रही है। ड्राइवर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और यहाँ पर भी एक पेड़ था, वह पेड़ के बाजू में खड़े होकर करने लगे, कर रहे हैं। पता नहीं क्यों टाइम लग रहा था। गणेश अपने पिताजी को देखे जा रहा है कि पिताजी आए, लेकिन क्या हो गया, अचानक से दिखाई दिया कि झटके से कोई पिताजी की तरफ बढ़ा है। जंगल से अंधेरे से कोई निकाल कर आया झटका से, और इनको पड़ रहा है झपट्टा मार के और खींचते हुए ऐसा अंदर की तरफ, अंधेर की तरफ लेकर गया। गणेश घबरा गया, पिताजी कौन है? वो मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, ऐसा बोल के तुरंत अपना गेट खोला और यह भी इस तरफ दौड़ा जिस तरफ वो जो कोई भी चीज थी पिताजी को लेकर भाग थी। पिताजी कहाँ, आप कहाँ भाग रहा है? कौन है यह? पिताजी को छोड़ दे, ऐसे चिल्ते भाग रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद यह क्या समझा, क्या अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अब कहीं पर भी जाने का कोई रास्ता समझ नहीं रहा है। जंगल के बिशन बीच ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। पिताजी कहाँ गए कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड के लिए दारा ही था कि एग्जैक्टली जहां यह खड़ा है इसको उसके ऊपर से आवाज सुने देती है, कट कट, जैसे कि कोई इंसान
कोई आपने कभी मुर्गा बकरा खाए होंगे तो हड्डी को चबा जैसी यह वह आवाज थी जैसे कोई हड्डी को चबा रहा है। यह बड़ी हिम्मत करके ऊपर देखा है तो क्या पता है ऊपर एक बड़ी खतरनाक शक्ल की औरत जो बहुत ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही है, काले रंग के कपड़े पहनी हुई है। सदी था कि क्या था मालूम नहीं, लेकिन काले रंग का पहनी हुई है। बाल बहुत लंबे घमराले घमराले बाल है और चेहरा इतना डरवाना। मैं नहीं करूंगा। एक्सप्लेन। इमेजिन कर लो खाली सबसे ज्यादा डरवाना चेहरा जो इमेजिन कर सकते हो वह उसका फेस था। वह कुछ चीज चबा रही है। बड़े ध्यान से उसने देखने की कोशिश किया। रात का वक्त था, अंधेरा था, घना जंगल था। देखने की कोशिश किया तो क्या पाया कि जिस डाल में वह बैठकर ये सारी चीज चबा रही है, सामने उसी दल में कोई तो भी पड़ा हुआ। ये देख ही रहा है कि कौन है कौन नहीं, किसकी बॉडी का अंदरूनी हिस्सा वो खा रही है। कितने में ही देखते देखते इसके मुंह पर 2-3 खून की बूंदें गिरी। यह बहुत जोर से चिल्लाया है कि झटका से इसके पिताजी का मृत शरीर इसके बाजू में गिरा और जैसे ही वो गिरा वो ऊपर से चुड़ैल भी सीधे इसके ऊपर कुड़ी। इसके ऊपर कुड़ी तो सीधे इसके पेट में। यह नीचे गिरा। वह औरत ने साड़े हुए गंदे गंदे लंबे नाखून ऐसा निकाल है और सीधे इसके सीने में कैच मारी है। फिर अपना बड़ा सा मुंह खोल के मतलब लिटरली उसका मुंह कितना बड़ा खुला होगा। उसने अपना मुंह ऐसा खोली और ऐसा इसके मुंह के तरफ बधाई है, इसके पूरे शक्ल को चबाने के लिए, कच्छ खाने के लिए, कि पीछे से इस औरत के गले में किसी ने कुछ तो भी डाला। जैसे उस औरत के गले में वह कुछ चीज आई है, वो बहुत जोर से चिल्लाई और फड़फड़ते हुए जमीन में गिर गई। वो बहुत जोर से चीख रही है। यह 10 साल का छोटा सा बच्चा गणेश उस औरत को देखता ही रह गया कि यह क्या हो रहा है। इतनी भयंकर चीख इसने जिंदगी में कभी नहीं सुना था, इतना भयानक चेहरा कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन इसे गले में यह क्या किसने डाला? तुरंत देखने की कोशिश किया कि कौन है यह, तो क्या पाया कि सामने इसके पिताजी खड़े। औरत चीख रही है। पिताजी खड़े हैं सही सलामत। पिताजी ने बोले यह क्या देख रहा है? पड़े पड़े उठ, इसका हाथ पकड़े, इसको सीधे कंधे में उठा है और भागे हैं नॉन स्टॉप उस तरफ भागे जहां पर इनका छोटा हाथी खड़ा हुआ था। ड्राइवर की सीट में बैठा हुआ था। जैसे ये छोटा हाथी तक पहुंचे हैं, तुरंत गाड़ी का गेट बैंड किया। ड्राइवर ने फुल एक्सीलेटर दबा के सीधे एक अस्पताल की तरफ भागा गया। इसको याद है कि हमको कैसे पिताजी लेकर गए, कैसे हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचे, लेकिन यह बेसु हालात में था। सब समझ रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। शायद डर भी कह लो, डरा भी हो गया था। इतना खतरनाक कुछ देखा था जब इमेजिन करे ना तो डर जाए। यह 10 साल के बच्चे ने अपनी आंखों से घने जंगल में देखा था तो बस हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बोला ये क्या है, किस चीज का खून बहुत बह रहा था सीने से छोटे से बच्चे के। इन्होंने बोले कि कुछ नहीं, हम लोग जंगल की तरफ से आ रहे थे तो एक भेड़िया मिल गया था। पिताजी क्या बताएं? डॉक्टर लोगों को सारी चीज बताते रहेंगे तो पता नहीं डॉक्टर लोग क्या चीज कर देंगे, कौन सी बात समझ लेंगे, इसका ट्रीटमेंट तो नहीं रोक देंगे। पिताजी ने बोल दी कि भेड़िया मिल गया। तब भेड़िया ने मार उसको उसे हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया। अब यहाँ पर पूरी रात कट गई। पूरी रात पिता जिसके साथ बैठे रहे घर से बुलवा लिए थे। इसकी मम्मी को और भी कुछ रिश्तेदार आ गए थे, लेकिन पिताजी बैठे रहे। सुबह का वक्त हुआ, इसको नींद की भी गोली दिए हुए थे कि सो जाए, रिलैक्स हो जाए इसकी बॉडी। फिर सुबह हुआ है। इसने पिताजी को देख के बोला पिताजी क्या हुआ था?
पिछली रात को आप कैसे सामने गए? तो पिताजी बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ तूने क्या देखा होगा, क्या नहीं तुम मुझे मत बता, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे किसी ने कुछ खींच कर ले ही नहीं गया था। मैं सिर्फ वहाँ पर खड़े खड़े हल्का हो रहा था। मैंने अचानक से देखा, यार तू गाड़ी से उतरा है। पिताजी कहाँ लेकर जा रही है? मेरे पिताजी को ऐसे चिल्लाते चिल्लाते तू जंगल की तरफ भाग गया कि कौन से पिताजी को चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भागा रहा है? मैं भी तेरे पीछे पीछे भागा, लेकिन एक पॉइंट के बाद तू मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी तेरे बीच में अचानक चिल्लाने की आवाज से मैं यहाँ पर भाग कर रहा तो देखा कि एक खतरनाक सी चुड़ैल तेरे ऊपर बैठी हुई है। मैंने तुरंत अपने रुद्राक्ष का माला निकाला और उसे गले में डाल दिया। वहीं पर तड़प तड़प के पता नहीं उसका क्या हो गया होगा। अपन वहां से फिर भागे गए। तूने क्या देखा एग्जैक्टली पता? फिर पिताजी को इसने एग्जैक्टली पूरा एक एक चीज बताया। पिताजी ने बोले कि बताओ क्या हो गया? वह तो निकाल चुका था। वह जो ड्राइवर था वह छोटा हाथी वाला था। वह अपना हाथी लेकर चले गया था, लेकिन इन लोगों ने पूरा जे है इसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ। ये लोग घर गए। मतलब तब से लेकर आज तक इस घटना को 8 साल हो गए हैं। यह लोग कभी भी उस रास्ते से ट्रैवल नहीं किया। पिताजी गणेश और अपने पूरे परिवार को लेकर वहीं पर शिफ्ट हो गए जहां पर इनकी नौकरी है। ना रहेगी ट्रैवलिंग और ना होंगे भूतियान। अब अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे, लेकिन अभी भी उस रात को याद करते हैं। खासकर गणेश, जो कि एक बच्चा था, अभी तो अथाह 19 साल का हो गया होगा, लेकिन इतने छोटेपन में उसने कुछ एक्सपीरियंस किया ना, उसके ज़हन से वह चीज निकल नहीं पा रही है। अभी भी वह चेहरा, वह खौफनाक चेहरा है, इसकी आंखों के सामने आ जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि क्या वह एक इंसानी था जो इस तरह से कुछ हरकत करने के लिए आया हुआ था, या फिर वह सचमुच में कोई आत्मा या भूत। जिन लोगों ने भी इस घटना के बारे में सुने, सब ने यह कहे कि वह एक सरफरा आदमी था। कुछ लोग रहते हैं जो दिमाग से बिल्कुल उड़ जाते हैं और ऐसे ऐसे सहाय को पने वाली हरकत करते हैं। जंगल में रहते हैं, लूटपाट करने के चक्कर में भी रहते हैं। शायद उन्हें में से कोई रहा होगा, भूत नहीं रहा होगा। ऐसा थोड़ी भूत किसी के सामने आ जाती है। खैर, जो कुछ भी हुआ उसका डर, उसका खौफ गणेश और उनके पिताजी के ही दिमाग में आज भी ताजा है। इस पूरी घटना की जानकारी खुद मुझे उसने लिखकर ईमेल पर भेज दिया है कि भाई पूरी दुनिया को बताइए, ऐसी ऐसी भी चलावे कई बार जंगलों में घट जाते हैं, जो मेरे साथ इतने बचपन में घट गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो वो वीडियो और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो अब आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप उन्हें सुनकर कहानियों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में आपकी कहानी सुनाऊं, तो कृपया में दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां मेरे साथ साझा करें। और मिलते हैं अगले शनिवार को ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और कहानी सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।